हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों की आंखों पर हाथ रखा तो बीनाई आ गई, मुर्दों को हाथ लगाया तो जिंदा हो गए, वो भी जिंदा, वो भी मौजज़ा था। मगर उलमा इकराम ने कहा कि आका का मौजज़ा अजीम इसलिए था कि ये तमाम मौजज़े जमीन पर हुए, ये मौजज़ा जमीन से आसमानों की हद तक पहुंचता था, ये मौजज़ा था, इसीलिए इसको मौजज़े अजीम कहा गया। और हर नबी ने, हर रसूल ने, चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम हो, नूह अलैहिस्सलाम हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, इसाक अलैहिस्सलाम हो, अय्यूब अलैहिस्सलाम हो, दाऊद अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, किसी ने भी अल्लाह को नहीं देखा। अगर किसी ने देखा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिस्मानी आंखों से देखा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए मुबारक रात है, आप दुआ करिए कि हमको और आपको कामयाबी मिले। आप दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वक्त के फिरौन और नमरूद को अल्लाह शिकस्त दे दे। आप दुआ करिए कि अल्लाह हक को कामयाब कर दे। आप दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलूमों को कामयाब कर दे। आप दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों को विधायक बनाकर वो गरीबों के, मजलूमों के, अति पिछड़ा की आवाज बन सके। आप दुआ करिए कि हमारे भाई जो यहाँ से इरफान मलिक हैं, उनके वालिद को अल्लाह सेहत दे, शिफा दे और उनकी उम्र दराज फरमा दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको बताने आए हैं कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ संविधान, राजनीति या हुकूक की बात नहीं करता। असदुद्दीन ओवैसी शब-ए मेराज के बारे में बात कर सकता है। तो हम सिर्फ उन राजनेताओं में से नहीं है जो सिर्फ राजनीति के ऊपर बात कर सकते हैं। अल्लाह का करम है, सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हम इस पर भी बात कर सकते हैं। तो हमको सिर्फ ये नहीं समझना कि सिर्फ दुनिया की बात कर सकता है, हम हर एक की बात कर सकते हैं। और हमने सीखा उलमाओं के पैर के पास बैठकर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 3 मार्च का दिन बहुत अहम है। हम आपको ये बात बताना जरूरी समझते हैं। मैंने हर मुकाम पर इस बात को कहा और आज दोहरा रहा हूं। भारत हमारा वतन अजीज है, उत्तर प्रदेश हमारा प्रदेश है, और यहाँ की राजनीति की एक कल हकीकत यह है कि जिसके पास उसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। जिसका कोई नेता नहीं, उसकी आवाज को नहीं सुना जाता। आपके पास नेता होगा तो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में अच्छे फैसले होंगे। आपके पास नेता होगा तो आपके बच्चों की आंखों से बहते आंसू को कोई पहुंचेगा। आपका नेता होगा तो शिक्षा और विकास का काम होगा। आपका नेता होगा तो जुल्म को रोकेगा। आपका नेता अगर यहां से होता तो आज जो अनाप शनाप बकवास बक रहा है, क्या वो अपनी जबान खोल सकता था? नहीं खोल सकता था ना। मगर आपका नेता ही नहीं है। अगर आपका नेता यहां पर हमारे भाई इरफान होते तो क्या कोई बोलता ना शनाप? उसको 2 बार सोचना पड़ता कि ये इरफान है, कमाल साहब का बेटा है और मोटा ताजा है, अगर कुछ बोलूंगा तो परेशानी हो जाए। मगर ये बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। इसलिए बोले जा रहे हैं कि उनका बाप बैठा है, इसलिए बोले जा रहे हैं कि उनके पास ताकत है। आप कमजोर हैं और ओवैसी आपको ताकतवर बनाना चाहता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ताकतवर बनाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे अपील करने आई है कि 3 तारीख के दिन आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। हम आपसे कह रहे थे जिसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। आप कोई उठकर बोल सकते कि बताओ तुम सच कैसे इस बात को साबित करोगे? हम आपको सिर्फ 2 मिसाल दे देते हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे ना? थे ना अखिलेश यादव? थे ना भाई? और उनका मंत्री आजम खान थे। आजम खान जेल में है ना? क्यों जेल में आजम खान? क्योंकि आजम खान ने जब मंत्री थे तो उन्होंने अपने मंत्रालय में
किसी लोगों को नौकरी दे दी, उन केस बुक हो गया। मगर हमको ये बात अभी तक ताज्जुब में हम है कि मंत्री जेल में है और जो मुख्यमंत्री था वो हेलीकॉप्टर में फिर के कह रहा है कि मेरी तुम्हारी जवानी मुझ पर कुर्बान। आप बताइए, अगर आजम गलती किए तो मुख्यमंत्री कैसे बाहर है? मुख्यमंत्री के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि मैंने लखनऊ से आगरा रोड बनाई, रिवर फ्रंट बनाया, फुला बनाया, तो क्या मलाई नहीं खाई? मलाई नहीं खाई, दूध नहीं पिया? अरे भाई, मलाई भी खाई, दही भी खाया, दूध भी पिया और पूरी भैंस को लेकर चले गए, मगर जेल में आजम है क्योंकि नेता नहीं है, आवाज नहीं उठ रही आजम के बारे में। आजम सपा के है मगर ओवैसी मजलिसी है, मगर जब नाम आजम का आएगा या फिर नाइंसाफी किसी समाज से होगी तो ओवैसी उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगा। अब आप पूछो सपा वालों से, बताओ तुम्हारा अखिलेश बाहर क्यों है? पूछो भाजपाइयों से कि आजम को जेल में डाले, अखिलेश के खिलाफ उनका नरम रवैया क्यों है? मोदी जी, क्या मोदी अखिलेश मिले हुए हैं? मिले हुए हैं इसलिए कि आजम उसका नाम है, इसका नाम अखिलेश है, तो मोदी को नाम अखिलेश पसंद, आजम से नफरत है। ये हकीकत है, ये सच्चाई को कोई नहीं बोलेगा क्योंकि डर होता है इनको। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, ध्रुवीकरण नहीं कर रहा हूं, हकीकत है। दूसरी मिसाल सुन लो, महाराष्ट्र में नवाब मलिक का नाम सुना? नवाब मलिक राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री, उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उस पर मोदी ने खुद कहा कि इसके ऊपर करोड़ों रुपए का स्कैम किया सिंचाई में, इरिगेशन में, पूरा रिकॉर्ड है। मगर नवाब मलिक को कौन से केस में डाला गया? 50 करोड़ की एक जमीन खरीदी, 50 करोड़ की जमीन खरीदी। अच्छा, जब बेटा या बेटी पैदा होती है तो उसकी नाम रखाई पैदाइश के बाद रखते हैं ना। जब औलाद पैदा होती है तो जब बोलते पंडित जी नाम रखो, इसके सितारे देखो, इसकी कुंडली बनाओ, या हमारे मौलाना बोलते ये नाम रखो। नवाब मलिक के ऊपर कौन सा मुकदमा हुआ? बोलते कि 99 में नवाब मलिक ने गुनाह किया, और मुकदमा कौन से कानून में लग रहा है? 2003 में कानून बना, यानी जब पैदा ही नहीं हुआ तो नाम कैसा रख दिया? 99 में नवाब मलिक बोलते, कोर्ट तय करेगा, मगर कानून तो 99 का इस्तेमाल होना ना, 2003 का इस्तेमाल कर रहे। और ये जो स्कैंडल हुआ सिंचाई का, करोड़ रुपए का, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा और मोदी ने कहा वो स्कैंडल हुआ 2013 का, मगर हाथ नहीं लगाएंगे मोदी उसको, क्योंकि उसका नाम अजीत है, इसका नाम नवाब मलिक है। तो मोदी को मोहब्बत नाम अजीत से है, और मोदी जी को तकलीफ हो जाती है पेट में अगर आजम और नवाब का नाम सुनते हैं। वहां पर भी नेता नहीं, यहां पर भी नेता नहीं, मगर जब नाइंसाफी की बात आएगी, जब तक अल्लाह ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता था, उठाता रहूंगा। अगर अल्लाह मेरी आवाज में तासीर देगा तो यकीनन आज के इस जनसभा से नवाब मलिक को जेल में भी मेरी आवाज सुनाई देगी, और आजम को भी सीतापुर जेल में दीवाने की आवाज सुनाई देगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, न आजम को जब जेल में डाला गया, जब नवाब मलिक को जेल में डाला गया, क्यों डाला गया? कि कोई नेता नहीं है पुकारने वाला, कोई नेता नहीं है लड़ने वाला, आजम मंत्री थे, तुम क्या है बताओ? और आज भी आपके दरमियान में आकर, आज भी आपके आजम की अहमियत नहीं है, आपकी वोट की अहमियत है। एक मंत्री को जेल में डाल दिया गया, सपा के लोग मुंह नहीं खोलते। कौन कह रहा है आजम आजम आजम? ओवैसी कह रहा है। तो तुम अगर ये समझ रहे हो
बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कि समाजवादी को वोट देने से भाजपा रुक जाएगी। अरे तुम्हारे वोट की अहमियत ही नहीं है। जिस पार्टी में आजम की अहमियत नहीं, जिस पार्टी में नवाब मलिक की अहमियत नहीं, वो तुम्हारे क्या अहमियत रखेंगे? तो हम क्या कह रहे हैं? नेता बनाओ, नेता बनाओ, और यहां से इरफान मलिक को अपना विधायक बनाओ। इरफान मलिक अपने नेता बनेंगे तो यकीनन इनके वालिद की मेहनत उसमें और 4 चांद में इजाफा करेंगे। मगर आप नेता बनेंगे, आपकी क़यादत बनेगी, लीडरशिप बनेगी। यही तो काम हम करने आए हैं यहां पर। हमको उत्तर प्रदेश में आकर कोई हमारे अनानियत में या आपकी जबान से ओवैसी जिंदाबाद के नारे नहीं सुनना चाहते हम। आप नारे नहीं भी लगाएंगे तो हम आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी लड़ाई लड़ने आए और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब जो तीसरी बात हमारी समझिए, ताकि आप जब 3 तारीख को वोट डालने जाएंगे आपको मालूम हो जाए कि वोट हमारे प्रत्याशी को क्यों देना। आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि आज सपा के लोग आ रहे हैं, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग, बीजेपी कहती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहती है ना, एक तोते की तरह कहती है सबका साथ, सबका विकास। अब आपको बता रहे सपा बसपा कांग्रेस बोलती खौम 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 बोलते हैं ना, खामोशी से बोलते, हमारी तरह नहीं बोलते। हम तो कह रहे हैं कि हाँ चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, तुम मुझे मुल्ला पुकारो, क्या पुकारते पुकारो, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। मेरी शनाख्त पर मुझे पूरा एतमाद है और फख्र है। मगर ये खौम खौम की बात करने वाले बताओ, क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आज हम भाजपाइयों से भी पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर 10 अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के बच्चे तो 10 में से 7 फंडा लिखना नहीं जानते, हिसाब किताब करना नहीं जानते। इसका जिम्मेदार कमाल मलिक है या ओवैसी है या इरफान मलिक है? आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज मुसलमान अगर एक घर में 7 रुपये खर्च होते हैं तो दिल्ली में वही मुसलमान के घर में 10 रुपये खर्च होते हैं। क्यों? इसका जिम्मेदार मैं। क्या आपको मालूम कि 4, 5 और 14 साल के दरमियान में सबसे ज्यादा बच्चा मजदूरी करने वाले कौन? अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान। क्या आपको मालूम कि सिर्फ 10% बच्चे हाई स्कूल मुकम्मल करते हैं? इसका जिम्मेदार मैं हूं। क्या आपको मालूम कि ग्रेजुएट सिर्फ 4% होते हैं? इसका जिम्मेदार मैं हूं। क्या आपको मालूम कि अल्पसंख्यक समाज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के पास कितनी जमीनें 2 एकड़ 2% के पास भी नहीं है, और बाबा बोलते 80-20 80-20 की बात करते हैं। क्या आपको मालूम कि फॉरवर्ड क्लास के लोग और आप अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनके 6 साल पहले आप मर जाते, दुनिया से चले जाते। इसका जिम्मेदार मैं, क्योंकि आपका नेता नहीं है। आपकी वोट की अहमियत है मगर उसके बाद आपकी जिंदगी की अहमियत नहीं है। मोहब्बत आपके बच्चों के शिक्षा से नहीं है, मोहब्बत आपके बेटियों को पढ़ाने लिखाने से नहीं है, मोहब्बत इस बात की नहीं है कि आपके गली कूचों में गरीबों के इलाकों में बैंक को खोला जाए। मोहब्बत सिर्फ वोट की और चुनाव के तक है। उसके बाद तुमको यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया जाता है। जैसा बाबा ने सांड को छोड़ दिया खेत डालो, इसी तरह तुमको छोड़ दिया गया। मगर कम से कम वो सांड को घास खा रहा है चोरी से। तुम्हारे पास अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है। पैसे खाना खिलाने के लिए तो तालीम शिक्षा के लिए पैसे नहीं है। बीमार पड़ गए तो तुम कर्जों में डूब जाते हो। बताओ इसका जिम्मेदार ओवैसी है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जिसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। और जो आंकड़े हम दिए हैं, ये आंकड़े हमने 8 महीने पहले माहिरीन को, एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनसे कहा निकालो, बताओ क्या पोजीशन है, स्थिति क्या है, बताओ। हमको रिपोर्ट दी बनाकर। और आज अगर कोई भाजपाई, सपा, कांग्रेसी ये कहता है कि गलत है तो बताओ, 3 तारीख से पहले जगह और वक्त बता दो। तुम बीजेपी, सपा, बसपा तीनों बैठकर एक आदमी से 5 मिनट तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे, उठ के भाग जाओगे, हम लेटा देंगे तुमको।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात आपको बताना चाहते थे कि आपका क्या हाल हो चुका है। और लोग बोलेंगे अगर इरफान मलिक जीत जाएगा तो क्या होगा, मजलिस के अगर 8-10 विधायक जीत जाएंगे तो क्या होगा, क्या तुम सत्ता में आओगे? मेरे भाई, उसका जवाब भी सुन लो आप। हर कोई हमसे पूछता है ओवैसी साहब आप क्या सत्ता में आएंगे, क्या आप मंत्री बनेंगे? मैं उनको कई बार समझाया, आपको भी बता रहा हूं, हमारे 7 विधायक तेलंगाना में है, कभी भी हमारा मंत्री नहीं बने। 65 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, ना मंत्री बने, ना मुख्यमंत्री बने, ना संतरी बने। और हमने क्या किया, हमने सरकार को के पास जाकर तेलंगाना प्रदेश में आज चलो हमारे साथ हैदराबाद कभी आओ तो तुमको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। हमने वहां की सरकार के पास जाकर कहा, मिलकर कहा हमारे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से कि केसीआर साहब, तेलंगाना के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को आप कुछ करना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं करना चाहता हूं। हमने कहा स्कूल खोलो। आज तेलंगाना में 6ठी जमात से 12वीं जमात तक गवर्नमेंट के स्कूल है, रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, पढ़ाई का बेहतरीन इंतजाम। आपको मालूम स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस लिखना पड़ता। और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अल्पसंख्यक समाज के तेलंगाना में? मजलिस की नुमाइंदगी पर, मजलिस की कोशिशों पर 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां फ्री में पढ़ रही हैं। 60,000। ये काम ये नहीं हो सकता, यहां पर नहीं हो सकता काम। यहां पर कोई बोलने वाला तो चाहिए, कोई लड़ने वाला तो चाहिए। इनको कोई फिक्र नहीं है तुम्हारे बच्चों की शिक्षा की, तुम्हारे नौजवान। आज हम जो डेटा आंकड़ा निकाले, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर किसी समाज के बच्चे अपने घर को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को छोड़कर जाते हैं तो मुसलमान है। जो बंबई जाता, दिल्ली जाता, चंडीगढ़ जाता, हैदराबाद को आता, वही तो पैसा नहीं जाते। कहां गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? कौन है तुम्हारी ये बात करने वाला? और ईमानदारी से एक बात हमारा जवाब दो, जितनी बातें अभी हमने 5 मिनट में की, क्या तुमने कभी किसी नेता से सुनी? क्या आपने सुनी कभी? क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उनको इन सब बातों की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं डराओ बीजेपी से, ये वोट देगा। वो बेवकूफ कहता है कि जनाब शराब मत दो, वो मेरे को वोट दे देंगे मेरे समाज के लोग। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही तो लड़ाई है हमारी, यही तो हमारी लड़ाई है। हम तेलंगाना में कभी मंत्री में नहीं गए, ना जाएंगे इंशाअल्लाह। लड़ने वाला चाहिए। अगर हर कोई मंत्री बन गया तो फिर लड़ेगा कौन? कौन लड़ेगा गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, अति पिछड़ा के लिए? हमको ओहदों की जरूरत नहीं है, हमको इंसाफ चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, और फिर ये सवाल करेंगे ये इरफान जीत जाएगा तो क्या करेंगे? मेरे भाई, भारत की संसद में 540 नंबर और 2 MP हैं हमारे। एक दीवाना आपके सामने खड़ा है और दूसरा अक्लमंद इम्तियाज जलील है। और जब दोनों में से एक खड़े हो जाते हैं पार्लियामेंट में बोलने के लिए, सिर्फ 5 मिनट बोलते हैं हम, सिर्फ 5 मिनट, 6 मिनट बोलते हैं, तो 5-6 मिनट में बीजेपी के 300 सांसद खड़े होकर हमको नमस्ते सलाम करते रहते हैं। अब बताओ, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्या तुम उम्मीद कर सकते हो कि सपा का विधायक खड़े होकर गरीबों की बात करेगा, तुम्हारी नाइंसाफी के लिए हक का बात करेगा, गरीबों की हक के लिए इंसाफ की बात करेगा? अरे ये मजलिस का मिजाज है कि वक्त का नमरूद होगा, वक्त का फिरौन होगा, वक्त का यजीद होगा, गर्दन नहीं झुकाएंगे, संविधान के दायरे में अपना हक पूछेंगे, लड़ेंगे, आकर करेंगे। ये मिजाज है हमारा। मगर इनको ये मिजाज पसंद नहीं आता। इनको गुलाम चाहिए, इनको कैदी चाहिए, इनको गुंगे चाहिए, इनको बहरे चाहिए और इनको वक्त चाहिए। हम ये चीजों को पसंद नहीं करते, ना हम चापलूसी को पसंद करते, ना हम किसी चीज को पसंद करते। हम तो सबको बराबरी के तौर पर देखना चाहते हैं। मगर इंसाफ की जब बात होगी तो इंसाफ ताकतवर से होना चाहिए, कमजोर से होना चाहिए। बोलो,
इंसाफ तो कमजोर से होना चाहिए ना। तो 3 तारीख के दिन आपसे अपील कर रहे हैं, आप सोच लो हमारी बात को, आपको बता रहे हैं कि आप वोट दीजिए हालत मजबूरी के तौर पर वोट मत दीजिए, मजबूरी के लिए वोट मत दीजिए, मजबूती के लिए दीजिए। आप मजबूती के लिए वोट देंगे या मजबूरी के लिए देंगे? किसके लिए वोट देंगे आप? आप मजबूरी के तौर पर वोट देंगे या मजबूती के लिए देंगे? अरे जोर से बोलो प्यारे, ताकि बाबा को सुनाई दे, अखिलेश को भी मालूम हो जाए कि मजबूरी नहीं मजबूती के लिए वोट देंगे आप। अगर आप मजबूती के लिए वोट देंगे तो विधानसभा में काम होगा, विकास होगा। अगर आप मजबूरी के तौर पर देंगे, डराएंगे, बीजेपी, अरे बीजेपी है तो क्या है भाई, अल्लाह नहीं है क्या? सुभान अल्लाह। बीजेपी, अरे भाई क्या किया फिर? क्या मुजफ्फरनगर का कायम कौन किया? अखिलेश क्या कर रहे थे? सो रहे थे। सफाई में नाच गाना हो रहा था, लोग कैंपों में सर्दी में अकड़ के मर रहे थे। यह अखिलेश का मिजाज है। क्या किया सब समाजवादी पार्टी ने? अब तक वो इबादत गाह है, वो जमीन, वो घर आज भी वीरान है। उन बच्चियों का जिनकी अस्मत रेजी की गई, बलात्कार किया गया, इंसाफ नहीं हुआ। मगर ये इब्लीस की औलाद हमारे जाने के बाद फिर बोलेंगे भाषण तो अच्छा दिया, सच बोला, मगर बीजेपी, अरे बीजेपी तेरी मजबूरी होगी, मेरी मजबूती को आप सामने रखो, मजबूती को सामने रखो। मजबूती के बुनियाद पर वोट तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। और अगर आप मजबूर हो जाएंगे, मैं एक बात कह रहा हूं, कड़वी लगेगी, 5 साल के बाद आपके ये बच्चे, आपकी बेटी जब 20-21 साल की हो जाएगी, जब वो सवाल करेगी अब्बा अम्मू, बड़े अब्बा अम्मी, तुमने मेरे लिए क्या किया, तुम क्या जवाब दोगे? तुम बोलेगे मजबूर थे हम। कितना मजबूर है? 35 साल से मजबूर कर दिए गए। आज एक विकल्प है आपके दरमियान में। आज आपकी जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हम किसी समाज के खिलाफ थे, ना है ना कभी रहेंगे। हम कमजोरों को ताकतवर बनाना चाहते हैं, हम ताकतवरों को ताकतवर नहीं बनाना चाहते। कमजोरों को ताकत मिलनी चाहिए, इसलिए कि भारत के संविधान में जब इक्वालिटी की बात की गई तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात की गई, कमजोर को ताकतवर बनाया जाए। अगर कमजोर को ताकतवर नहीं बनाएंगे, कमजोर को दबाएंगे, कमजोर को सिर्फ वोट हासिल करेंगे, तो फिर लोकतंत्र किस लिए बताओ आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस विधानसभा में बहुत से मसाइल है, बहुत से मसाइल है, हम देखकर आए, मालूम भी किए। ये डुमरियागंज से चंद्रादीप घाट की रोड कैसी है? अच्छी है? अच्छी है? पंडित जी बोल रहे बहुत खराब है। नाना पंडित जी आप भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, क्योंकि आप सच्चाई को बयान कर रहे हैं। अच्छा ये बोलिए, बैदुल्ला दीवान इंटरसेक्शन पर ट्रैफिक आराम से चल रही है? नहीं चल रही है। अच्छा ये भानवापुर ब्लॉक में 600 गांव में बिजली आई? आई? ए बाबा, ए बाबा, बाबा बोलते मैं गर्मी निकाल दूंगा। ए बाबा, ये भानवापुर गांव में तो सेलफोन चार्ज नहीं हो रहा, कहां के करके निकालेंगे आप? बिजली नहीं है। और फिर सिरसिया में 132 केवी का जो सबस्टेशन है, अब्बा ने बना दिया, मगर सप्पा ने और फिर बाबा ने जब बारिश आती पानी में डूब जाता। क्यों डूबता है भाई? हमारे पास इलाज है, हम पानी निकालने का हम बताएंगे आपको। आप इरफान मलिक को बनाओ, जिनके अब्बा ने बनाया उन्हीं के पास उसका इलाज है। यानी पहलवान अपने शागिर्द को हर गुर सिखाता, मगर एक नहीं सिखाता, तो उनके अब्बा ने इनको सिखाया।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर माशाल्लाह से ये भीमापुर में रेलवे ओवर ब्रिज तो बन गया, अंडरपास क्यों नहीं बनाते बाबा? डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन। अबे काय का डबल इंजन है, अंडरपास ही नहीं बनता। और दिल्ली में वो डी, यहां वो भी डबल इंजन, काहे का डबल इंजन? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भीमापुर में अंडरपास नहीं बनने से लंबा रास्ता लेना पड़ता। ये काम भी इंशाअल्लाह इरफान साहब कराएंगे। और फिर आप जानते हैं कि खाद नहीं मिल रहा है, किसान को खाद मिल रही है डुमरियागंज विधानसभा में मिल रही है। अरे बाबा बोल रहे हैं मिल रहा है पंडित जी। अरे पंडित जी आप कैसा बोल रहे हैं? बाबा बोल रहे हैं मिल गया, नहीं मिला। क्या बताइए फिर आप? वो बोल रहे गर्मी निकाल दूंगा, मई जून में बर्फ ला लूंगा, 80-20। अरे क्या क्या बोलते हैं बाबा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और एक अहम मसला, ये खेत नजर आ रही है, हम जहां जहां ऊपर से देखते हैं ना, हर खेत के पास एक तार लगा हुआ है। क्यों लगा के रखे? बाबा के डर से लगा के रखे या सांड के डर से लगा के रखे? पंडित जी बताइए। आवारा पशु बाबा ने कह दिया, सांड और आवारा पशु से बाबा ने कह दिया जाओ मेरे बाप की जमीन है तुम खा लो, मैं दूंगा। और जब किसान जाकर बोला बाबा किसान हमको दिन में मेहनत करना पड़ रहा, रात में रखवाली करना पड़ रहा, तो दिल्ली में बादशाह सलामत मोदी बोले भाइयों मैंने आपको 2 रोजगार नहीं दे दिए, एक दिन में खेत में काम करो, रात में जागते रहो। क्या क्या दिमाग पाया कि डुमरियागंज में नौकरी मिल गई, रोजगार मिला। तो मोदी जी ने कहा रोजगार की फिक्र मत करो, गोबर लो और पैसे कमाओ। गोबर लो पैसे कमाओ। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है गोबर से पैसे निकालेंगे। तो बाबा ने कहा बादशाह ने कह दिया तो मैं तो वजीर। तो बाबा ने कहा मेरा भी एक आइडिया है। बाबा ने कहा कि मैं एक सांड के ऊपर 900 रुपये दूंगा। बाबा खिलाएगा कौन? आपने डुमरियागंज में विकास नहीं किया, आपने डुमरियागंज में अस्पताल नहीं, डुमरियागंज में रोड नहीं, मगर बाबा बोल रहे सांड को तो दूंगा 900 रुपये। और आपको मालूम उत्तर प्रदेश में जो विकलांग है उन विकलांगों को महाना 1000 रुपये मिलते हैं पेंशन। आप सोचिए जिसका बेटा, जिसकी बेटी, जिसका भाई, जिसका बाप, जिसका मां विकलांग होगी, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी कि मुझे 1000 रुपये और सांड को 900 रुपये। मोदी जी क्या मोहब्बत है आपकी इंसानों से। तो बाबा हम आपसे कहेंगे आप सांड को बोलिए 3 मार्च को वोट डालने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे फिर से विनती और अपील है कि अपने वोट को जाय मत करिए, यहां से इरफान साहब को कामयाब करिए। ये यकीनन इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीदों पर उतरेंगे, ये आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। और हम इस विधानसभा में आपसे वादा कर रहे हैं कि आप इनको विधायक बनाइए। 6 महीने में एक मरतबा वो इसी डुमरियागंज आएगा और इरफान मलिक से हिसाब करेगा, बताओ तुमने क्या काम किया विकास का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ऐसे नेता की जरूरत है जो जीत कर लड़े, आपके लिए आवाज उठाए। आपको इस डुमरियागंज को ऐसे विधानसभा में ऐसे विधायक की जरूरत नहीं है जो अनाप शनाप गाली गलौज करता है। उसका जवाब नहीं देना है, गंदगी का जवाब नहीं देते। अगर कहीं गंदगी है तो पत्थर नहीं मारते ना हम लोग। हमारी मोहब्बत में बहुत से लोग दीवाने हो गए, हमारी मोहब्बत में बहुत से लोग दीवाने हो गए। कोई बात नहीं, हमको एक गाना याद आ रहा है कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो बहुत बोलते हैं बेचारे, इनको आदत होगी तो इनको लगता है यार इसको कुछ बोलने से मेरा फायदा होगा। बोलो बाबा, तुम घर में मर्द नहीं, हमको बोल के मर्द बन रहे, ठीक है कोई बात नहीं।
मगर याद रखिए हमारी जिंदगी की अहमियत नहीं है। हम मरने को तैयार हैं, यकीनन हम मरेंगे एक दिन, मगर याद रखिए जब तक हम जिंदा रहेंगे हम इन जालिमों के सामने सर नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। भारत के संविधान में मुझे बराबरी का दिया गया है, मुझे बराबरी का मिलना चाहिए। मैं किसी का गुलाम नहीं, किसी का कैदी नहीं। अगर तुम्हारे लिए कोई चीज अच्छी है तो मेरी औलाद के लिए अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी औलाद शिक्षा ले रही है तो मेरे बच्चे को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बराबरी की लड़ाई में 3 मार्च के दिन आप इरफान मलिक साहब को पतंग के निशान पर बटन दबा कर वोट दीजिए, उनको कामयाब करिए। कामयाब करेंगे, हाथ उठाकर वादा करिए, कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, और याद रखो हमारे जाने के बाद इब्लीस की औलाद आएंगी। वो आकर बोलेंगे, ए बीजेपी, बीजेपी, योगी, योगी मोदी, तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? वो जो कर्नाटका की बच्ची जब उस बलवाइयों ने घेर लिया तो उसने कहा था कि मैं जब थोड़ा डर जाती हूं तो मैं नारा लगाती हूं। क्या नारा लगाएंगे? क्या नारा लगाएंगे? क्या नारा लगाएंगे? जब इब्लीस की औलाद आएगी तो क्या नारा लगाओगे? अरे झूम कर बोलो प्यारे, उस को हिला के रखो, अरे दबा के बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह, अब इब्लीस थोड़ा डर गया। देखा ये क्या पढ़ दिया इसने, हम तो समझ रहे थे भड़काऊ देगा और ये तो उल्टा हमको भगा दिया। तो आपको 3 तारीख के दिन आप तमाम से अपील कर रहे हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई में साथ दीजिए, अपनी नेता को बनाइए। डुमरियागंज की जनता को इरफान मलिक जैसा विधायक की जरूरत है और इंशाअल्लाह मिलेगा, उनको यकीन है। और आपने हमसे वादा किया, हम इस बात पर मुतमईन होकर जा रहे हैं कि आप 3 तारीख के दिन सुबह सुबह अपने घर से निकलकर पूरा अमन को बरकरार रखिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, पोलिंग परसेंटेज 90-95% होना चाहिए। होगा डुमरियागंज में? हाँ, डुमरियागंज में पोलिंग परसेंटेज 65 नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग होनी चाहिए, रिकॉर्ड तोड़। तो लोग बोले कि इरफान मलिक ने रिकॉर्ड तोड़ दिया 90% पोलिंग करा के। हाँ, कहाँ? हाँ, कल बयारा में भी हमारा भड़काऊ भाषण होगा। ओ चाचा, चाचा है वहां। हाँ, परसों वाले, अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल मेरे भाई, आपका बेहद शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त निकाल कर आप 3 तारीख के दिन पतंग को पिलाएंगे ना, आसमानों पर काली पतंग होगी। रुदौली से निहाल साहब मंजलिस के प्रत्याशी है, उनको भी वोट दीजिए। पतंग का निशान है, बस्ती जिला। बहुत बहुत शुक्रिया। मजलिस का ये इख्तिताम किया जाता है मीटिंग का। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अजहर प्रधान हाथ बांधे हुए बैठे हैं, उनका हाथ नहीं खुल्ला नहीं हुई है क्या? मुश्ताक हमारे औरत इधर काबुल से बैठे हुए हैं, क्या बात है आपका हाथ नहीं खुल्ला भाई? अजहर भाई आज जवान लग रहे हैं दोस्तों, दिनेश पांडे जवान हो गए, आप तुम पे क्या जवानी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इरफान मलिक की जानिब से, तमाम लोगों की जानिब से। गुलाब बाबा हमारे बगल में खड़े हैं, दुआएं दे रहे हैं। खुदा हाफिज़, वनीला। अरे हटा चले आते हाँ।